the term bridging divides basically refer to a group of people or individuals who are separated by differences, barriers and conflicts. So they involve dialogues and collaboration with people or individuals who have different viewpoints and are from diverse backgrounds. So this topic could be applied to any context. It could be social, political and economic. And the main aim is to overcome divisions, build trust and promote mutual respect among the people or individuals. Okay, let's begin with feminism. We asked the general public about their opinion that how can a future feminism and women rights can contribute in creating a comprehensive and equitable society. So these are video responses. फीमेल्स में वो कैपेसिटी है कि वो राइट कर सकते हैं और जो मेल्स हैं वो अपनी जो राइटिंग्स उनके नहीं है, बिल्कुल कर रही हैं। अब मतलब उनका एक जो नावल है पीरे कामिल, इट्स अ वेरी गुड नावल और वो हमारे दीनी लिहाज से भी काफ़ी बेहतर था। तो येस, दे आर मेकिंग गुड। उनके पास ये कैपेसिटी है जो फेलोसेंट्रिक लैंग्वेज में नहीं है। आप ये कह रही हैं कि क्या मेल्स इस तरह के नॉवेल्स कर सकते हैं कि नहीं कर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Who is the most richest writer in the world? Paulo? Yeah, I think the author of Harry Potter. J.K. Rowling. Yes. तो फिर आप इसके ऊपर तो बहस है ही नहीं कि जेंडर बेस्ड हमारा होता है। पहली बात तो ये बीइंग अ मेल, मेरा अपना ही व्यू है कि मैं तुम्हें अलग से नज़र से देखूंगा, मैं इसको अलग से देखूंगा, इसके प्रॉब्लम को अलग से एड्रेस करूंगा। बाकी मैं जनरली तुम लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा। बाकी मैं पर्सनली तुम लोगों के साथ कोई भी मतलब इतना डीप एंड डिवोटेडली तुम लोगों के साथ हेल्प नहीं करूंगा या तुम्हारे एजेंडा को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। पहली बात है, तुम लोगों के साथ मैं सिंपैथाइज तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ, पर तुम्हें पर्सनली मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। तो ये चीज़ है। तो मेल की जो अपनी पर्सनल थाट्स है कि वो सिर्फ एक टॉप और एरियल व्यू से देखता है फीमेल को। अब मुझे पता है कि यू ऑल आर अ गर्ल फॉर मी बीइंग अ मेल, यू ऑल आर अ वीक फॉर मी। अब मैं ये खुद सोच रहा हूँ, अब मेरे से तुम स्ट्रॉन्ग होगी, तुम भी मेरे से स्ट्रॉन्ग हो सकती हो सकता है किसी चीज़ में मेरे स्किल कम हो मेरे, तो मैं हमारी एक जो पैराडाइम है ना, हमारा जो पैराडाइम है वो एक ही नज़र से देखते हैं सारे मेल्स की, मतलब जो है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करती। वुमेन कैन बेटरली ट्रेस देयर प्रॉब्लम एंड व्हाट दे आर फेसिंग इन अ सोसाइटी। नो मैन कैन एड्रेस ऑल प्रॉब्लम दैट वुमेन आर फेसिंग। We can say that there are certain methods of bridging the gap which involves equality and respect of every gender, and for this purpose we need to address the stereotypes to mark an end on them, and furthermore for this purpose there should be policies and reforms for men and women to give them their due rights and to make them aware of their responsibilities. But there is another perspective in this regard, that patriarchy should be challenged and the voices should be raised to crush the misogynist narrative. To know about the people's opinion about this narrative, we ask them this question, that to what extent do you think that feminism challenges the patriarchal hegemony? So here we have some video responses of फ्यूचर में कोई ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जिसमें फीमेल डोमिनेट कर सकती हैं। दरअसल ये किस्म चैलेंज करती है सोसाइटी में, लाइक जेंडर रोल्स को चैलेंज करती है, पावर स्ट्रक्चर्स को, सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती है। तो बेसिकली इन्होंने जो है फेमिनिस्ट का जो एक पर्सपेक्टिव है वो एक जेंडर लेंस के थ्रू है कि क्या माशरे में किस तरह जो है एक जेंडर के रोल को डिफ़ाइन किया गया है, सोशल कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये रोल कंस्ट्रक्ट किया गया है कि कुछ ख़ास जो है ख़ास लोग ये काम करेंगे और ख़ास लोग ये काम करेंगे, कुछ ख़ास लोग। तो दरअसल इस स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है। और दूसरा पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी में प्रिवेल किया हुआ है तो उसको चैलेंज करती है, जो पावर स्ट्रक्चर जो मेलनेस आपको जो है सोसाइटी में दिखाई देती है और जिसकी वजह से वुमेन्स एक्सप्लॉइट हो रही हैं, दरअसल उस चीज़ को चैलेंज करती हैं। और So now let's come to the Marxism. So Karl Marx talk about the idea that historical program is driven by class struggle and the socialist revolution. It's necessary to achieve classless society and the equal distribution of wealth and power. So is it possible for societies to be classless? We ask the question from students that can Karl Marx idea work in today's contemporary world? कार्ल मार्क्स के कुछ आइडियाज़ जो हैं वो कम कर रहे हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो एक
लेबर है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। कोई भी लेबर होता है, फॉर एग्जांपल ये आईफोन आप मेरे सामने लेके आए तो किसी ने ये बनाया हुआ, अब वो जो बनाता है इसको वो एलिनेटेड है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो मतलब ये कि प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? मैनेजर और कंपनी ओनर डिसाइड कर रहा है। तो लेबर की क्या हो रही है? एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। कार्ल मार्क्स की भी यही क्रिटिक्स थी ना। तो फिलॉसफी ऑफ एलिनेशन में जो कहता है कि ये सारा इंसानी समाज जो है, सारी इंसानी सोसाइटी जो है ना, वो एक पहले जो इंसानी सोसाइटी थी वो एक इश्तराक पर बेस करती थी, पुराने कम्युनिज़म निज़ाम पे बेस करती थी, जिसे हम एंशंट कम्युनिज़म कहते हैं। पुराने जब इंसान कबाइल में रहता था, इंसान जब गारों में रहता था, फिर जब इंसान आता है एग्रीकल्चर एरिया में, एग्रीकल्चर से फिर आगे फ्यूडल निज़ाम में आ जाता है, फ्यूडल से फिर वो जब सरमाएदारी आ जाती है जिसे हम कैपिटलिज़म कहते हैं, जब कैपिटलिज़म आ जाता है तो कैपिटलिज़म में इंसान का इस्तेसाल शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि इस्तेसाल किस तरह शुरू हो जाता है? वो कहते हैं कि इंसान में हर इंसान में एक सलाहियत होती है, जो इंसान चीज़ें बनाता है, जो इंसान चीज़ें जो हम कहते हैं उसको प्रोडक्टिव सलाहियत इंसान में जो होती है ना, वो इंसान बनाता है, चीज़ें बनाता है, चीज़ें को तसव्वुर करता है, नेचर और इंसान की मेहनत से मिलकर एक चीज़ बनती है। मगर वो कहता है कि इंसान कैपिटलिज्म में फिर इंसान वो अपनी मेहनत को बरोकार नहीं ला सकता, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं ला सकता। मिसाल के तौर पर एक मज़दूर है, उसकी सारी दुनिया से उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उससे एलियनेशन हुआ है। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, एक मज़दूर है जो दिहाड़ी करता है, ये सारी बड़े बड़े बिल्डिंग्स से बड़े बड़े घर उसने बनाए हैं, मगर वो खुद उस घर से महरूम है, इसलिए उससे उन चीज़ों से एलियनेशन हो जाती है। दूसरा, जो इंसान जो प्रोडक्ट बनाता है, मिसाल के तौर पर कारखाने में, कंपनी में वो प्रोडक्ट बनाता है, उससे भी इंसान को एलियनेशन हो जाता है। क्यों एलियनेशन हो जाता है? वजह उसकी ये है कि इंसान अपनी मेहनत की वजह से बहुत ज़्यादा काम करता है, मगर उसकी वजह से उसको इतना मतलब बेनिफिट या उसको इतना वो नहीं, जो रेमेडी वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसको नहीं मिलती, और उसका सारा जो चीज़ें वो पैदा करता है, वो जो अपनी मेहनत से पैदा करता है, वो सरमाएदार लेके जाता है। तो एलियनेशन की थ्योरी में और चीज़ भी आ जाती है, एलियनेशन विद टूल्स, जो टूल्स जिससे इंसान को नफ़रत हो जाती है, एक इंसान से दूसरे इंसान से नफ़रत हो जाती है। तो ये सारा एलियनेशन है, और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में भी इसी तरह ही है। मिसाल के तौर पर आप हम देख ले तो हमारी दुनिया में जो आज के जो एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी बन गई है ना, अमेरिका में एडवर्टाइजमेंट पे बहुत अरबों रुपए उस पर वो होते हैं, मतलब इन्वेस्ट होते हैं, खर्च होते हैं। मगर आपको पता है उससे कम इन्वेस्टमेंट पे, उससे कम रुपए पे हम अफ्रीका की गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। या आप खुद देख ले, इंसान की जो देखने हमारे साथ जो पहनने के लिए, हमारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, मतलब इतने कपड़े हो सकते हैं, इतनी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मगर सरमाएदारी ने, कैपिटलिज़म ने एक इस तरह का टूल इस्तेमाल किया है, जो अभी मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, जो चीज़ें वो हमें दिखाता है, हमें अखबारों में भी दिखाता है, हमें मोबाइल में भी दिखाता है, हमें बोर्डों पे भी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई, एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। तो मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक शर्ट है, मैं उसमें 2 साल भी गुजार सकता हूँ, मगर उस एलियनेशन की वजह से, इस एलियनेशन की वजह से जो मुझे बार बार ये तस्वीर दिखाई देती है कि नया शर्ट मार्केट में आया है, मुझे फेसबुक पे भी आता है, मुझे ट्विटर पे भी आता है, मुझे हर चीज़ पे आता है, तो इससे मुझे एलियनेशन हो जाता है। और फिर मेरा जो अगले ओके मैं समाप्त करता हूँ, जो मिसाल के तौर पर मेरे सामने वाला इंसान है, वो नया चीज़ पहन लेता है, नया चीज़ वो कर लेता है, तो मुझे उस बात से एलियनेशन हो जाती है कि यार मेरे साथ ये चीज़ क्यों नहीं है। तो इंसान को इंसान के साथ भी एलियनेशन हो जाता है, इंसान को टूल्स के साथ भी एलियनेशन हो जाता है, इंसान को सारी इंसानी समाज से भी एलियनेशन हो जाता है। तो मैं मार्क्सिज्म की थ्योरी में इसलिए हूँ कि आज भी मार्क्सिज्म दुनिया में अप्लाई हो सकता है अगर हम उसको सही तरीके से, साइंसी तरीके से पढ़ें तो। So Marx's analysis of capitalism, which emphasizes class struggle and exploitation, still holds relevance today. So many of his ideas, such as concept of alienation, the construction of wealth and power in the hands of few, and the inherent contradiction of capitalism can be seen in contemporary world today. So moreover, his writings such as shade on issues like income inequality, labor rights, and the role of state in regulating economic system. However, it is essential to recognize that Marx wrote in 19th century and his ideas were shaped by specific historical context of industrial capitalism in England at that time. So applying his ideas directly to every time and region without considering the specific circumstances and developments in such contexts can be problematic. So there are many people
who might disagree to Karl Marx's theory. So we asked them that if you have a debate with Karl Marx, so what will be your main argument against his theories and why? So there are some responses. इसको बताऊंगा कि जो आपने जो जर्नलाइजेशन की है ना कि कैपिटलिज्म से दुनिया कम्युनिज्म में शिफ्ट होगी, वो गलत है, वो मुझे दिखाई नहीं देता। अब देखिए कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई जब दुनिया इनोवेट करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोनोपोलीज ऑफ मार्केट होगी। जब मोनोपोलीज ऑफ मार्केट होगी तो और हम उनको ज़्यादा नहीं दे सकेंगे, जो लेबर क्लास है उनको वेजेस नहीं दे कर सकेंगे, तो एंड में मूवमेंट्स चलाएँगे, एक ग्लोबल ट्रेड यूनियन फॉर्म होगी और फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि वो दुनिया जो है वो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में शिफ्ट होगी। तो मैं ये कहूँगा कि कार्ल मार्क्स को ये अपने कहानी अपने से बनाई हुई है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करी। जैसे भी अभी हम दुनिया में करंटली देख लें तो मोनोपोलीज ऑफ मार्केट ही हो रही है, एक बंदा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप एलोन मस्क को देख लें, आज $298 बिलियन करे हुआ है, अदानी को देख ले, और न्यू लोग भी आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ करें। तो दुनिया का जो सारा का सारा पैसा है ना वो कुछ फ्यू एलीट्स कंट्रोल करें और सारी दुनिया हम सफ़र करें, मैं भी सफ़र करूँ, आप भी हमारी तरह सफ़र करें। तो ये जो कैपिटलिज्म वाली जो कार्ल मार्क्स की जो ये थ्योरी है ना कि जो जर्नलाइजेशन उसने आर्गूमेंटेशन की थी कि दुनिया कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में शिफ्ट होगी, इससे मैं एग्री नहीं करता, जो कि अपनी कहानी उसने ऐड कर। सबसे ज़्यादा जो मुझे कंसर्न है कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर वो ये हैं कि दरअसल उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो कि एंड ऑफ हिस्ट्री का, जो हीगल का आइडिया उन्होंने उलट करके जो बनाया एंड ऑफ हिस्ट्री का। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उन्होंने एक माशरे में कंपटीशन ख़त्म कर दिया। लाइक यू आर एक्सप्लॉइटिंग द एलीट क्लास बाई नॉट एक्सप्लॉइटिंग द पुअर क्लास और द लोअर क्लास। सो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि उन्होंने कंपटीशन ख़त्म कर दिया। अगर इस तरह का माशरा क्रिएट किया जाता है तो ये दरअसल एक तरक्की की राह पर रुक जाएगा। लाइक बेटरमेंट नहीं होगी। जिस तरह स्टेट ऑफ नेचर में एक सारा एक प्रोसेस चला हिस्ट्री के थ्रू कि उसमें एक ज़माना जिस तरह गुजरता गया तो इन जो है नई चीज़ें दरियाफ़्त हुई, नई चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में आई ताकि लोगों की लाइफ बेटर होगी। तो इस तरह का मॉडल जो कि कार्ल मार्क्स की तरह से पेश किया गया, अगर ये अप्लाई किया जाता है तो ये एक माशरे की जो है तरक्की रुक जाती है इससे। और बेसिकली जो उन्होंने इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पेश किया कि जो है लिबरल, बेसिकली जो उन्होंने लिबरलिज्म पर क्रिटिक ही की कि उन्होंने जो है कैपिटलिस्टिक क्लास और ये करती है। लेकिन अगर उनका ये मॉडल अप्लाई किया जाता है तो जिस तरह हमने USSR में देखा कि एक जो है डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाएगी सोसाइटी, एक जो है ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी जिसमें लोगों की से नहीं होगी। तो ये मॉडल मेरे ख्याल में जो है नहीं एप्लीकेबल हो सकता, ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, क्योंकि ये एंड अप होगा। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मैं कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा मदाह हूँ, मैं उनकी हर बात से एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं लाइक कार्ल मार्क्स बात करता है कि जो इंसानी तारीख़ है उस पर अगर हम देखें तो उसमें इंसान की दो चीज़ें मोटिवेशन रही हैं। उसमें एक तो इकॉनमी है जो इंसान को मोटिवेट करती आ रही है, दूसरा जो क्लास स्ट्रगल है वो इंसान की लाइफ को मोटिवेट करती आ रही है। लेकिन मैं ये बात करूँ कार्ल मार्क्स से कि आपने जो बाकी चीज़ें हैं, बेशक ये दोनों चीज़ें हैं जो इकॉनमी और क्लास स्ट्रगल है, ये इंसान की बुनियादी मोटिवेशन यही रही है पूरी तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि इंसान को मोटिवेट करती हैं लाइफ गुजारने के लिए, उनमें इमोशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने उनको क्यों काउंट नहीं किया उन चीज़ों में? तो आपने सिर्फ दो चीज़ों क्यों लिया? तो मैं शायद उनसे ये बात करता, बाकी तो मैं उनका मदाह हूँ, उनकी हर बात से एग्री करता हूँ। तो यही सब है मेरे सवाल के जवाब में। थैंक यू। So we all were interested in the theory of psychoanalysis, so we wanted to include in our video too. So as a result, we also did some research on this theory. General public, that do they think like us? And in order to know that, we asked them the role of dreams in understanding the unconscious mind. And here are a few responses. Basically, according to my thinking ना, dreams वही होते हैं जो इंसान जिनके बारे में सारा दिन सोचता है। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत शिद्दत से सोचता है ना, तो रात को ख्वाब में भी उसे वही चीज़ें बार बार जो है वही उसके माइंड में चल रही होती हैं, चाहे उसका माइंड कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस स्टेट में हो। बट उनका जो है ना वे ऑफ थिंकिंग, उनका माइंड जो है उसी तरफ डाइवर्ट रहता है। और यही सब है मेरे ख्याल से। तो चाहे आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, आप ड्रीम कर रहे हो या ना कर रहे हो, स्लीप कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट आप वही देखते हो जो जिसके बारे में आप सोचते हो। ठीक है, देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स, वन इज़ मेजरली साइकोलॉजिकल एंड द सेकंड इज़ इस्लामिक। साइकोलॉजिकल ये है कि सम ड्रीम्स आर प्रोफेटिक ड्रीम्स, और उसमें जो भी हम देखते हैं वो बेसिकली रियलिटी ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 30-40%।
और समटाइम्स हमें ये भी लगता है कि हम इस पर्सन से मिले हुए हैं, हालांकि हम उससे पहली बार मिल रहे होते हैं, या ऐसा भी लगता है कि हम इस जगह आए हुए हैं और पहली दफ़ा आए हैं। तो ये एक ड्रीम्स का है। और बेसिकली अगर आप रिलीजियस माइंड से थोड़ा सा देखें तो उसमें एक हदीस आती है कि वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, बट उसमें से अभी भी एक हिस्सा बाकी है जो कि मुबश्शिरात हैं, जो कि सच्चे ख्वाब हैं। सो जो ख्वाब होते हैं बेसिकली उनकी ताबीर भी एक लाजमी बात है, होती है, बट वो कोई ऑथेंटिक बंदा दे सकता है। आज के दौर में अब ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन ऑथेंटिक है, क्या इसकी ज़ुबान से यही निकलेगा जो हमारा ड्रीम है। जस्ट लाइक बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारी हिस्ट्री में कि एक ही चीज़ के दो मतलब होते हैं। तो यस, देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स, बट आई डोंट थिंक सो कि आज हमें कोई ये समझाने वाला है कि हमारे इस ख्वाब का मीनिंग क्या है। अब जो ड्रीम्स जो है ना, अब देखा जाए कि हमारी जो लेवल है दिमाग की वो 3 लेवल से, एक सबकॉन्शियस लेवल होती है, एक जो मिडिल वाली होती है, और दूसरी अनकॉन्शियस, जिसमें हमारा जो उसने फ्रेडियन ने कहा था कि हमारा जो बहुत ज़्यादा माइंड है वो अनकॉन्शियस है, हम तो बस मतलब few% इसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो अगर दूसरी बात की कि ड्रीम की बात, अगर ड्रीम की हकीकत की बात की जाए कि कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो होते भी। अब सुने, मसला पता है क्या है कि हम जो चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, हम उसके बारे में ड्रीम आता है। अगर मैं आप दोस्त के बारे में, किसी के बारे में सोच रहा हूँ तो वो मुझे मेरे ख्वाब में लाज़िम आएगा। अगर मैं जिन के बारे में सोचता हूँ तो वो मुझे ख्वाब में जिन आएगा, क्योंकि ये रियलिटी है। जिस चीज़ को आप दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें थाट प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे ना, वो उस तरह कल्टिवेट करके आपके माइंड में आएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रात को मूवी दिखाता हूँ जिन वाली, तो आप सोएंगे रात को पक्का ही पक्का है, 99% श्योरिटी है कि आपको जिन आएगा। तो ये जो जिन ड्रीम्स वाली बात है कि अब फिलासफर्स की जो अलग बात कहते हैं, मेरी अपनी एनालिसिस अलग है, हर कोई अपना बंदा आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेगा। अब जो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ड्रीम्स कुछ ऐसे होते हैं कि सच्चे होते भी हैं, जो कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से हमें कनेक्ट करते हैं। जैसे गॉड रिवीलेशन कह ले कि भाई यू आर गोइंग टू फेस एक्सीडेंट और यू आर गोइंग टू हैव समथिंग in your life, so that is going to be happen with you, but the fact is that some dream couldn't complete still yet, and we are still thinking about why it couldn't complete. So that is the reality behind it. Some dream complete, some dream, but it is something is that giving you a good direction. For example, in dream I got an accident, so tomorrow when I will get up, I will think that I shouldn't go on a roadside, because that give you the preview. So dreams are something you can say a before any action, before any something going to take place. So dreams are something give you a pre-direction that is going to happen to you. So you should have to avoid it. In addition is that there is a different philosophy ongoing, everyone have own opinion, and I personally believe that dreams are something that hints that comes from God. आपने बताया कि ख्वाबों का कुछ होता है असल ज़िंदगी में कि नहीं, तो मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ, मैं चीज़ों को मटेरियल चीज़ों से जांचता हूँ, परखता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इंसान की जो नींदें होती है या जो ख्वाबें होती है वो इंसान की असली ज़िंदगी में वो कर सकती है, मुझे नहीं लगता। और ये ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि इंसान जो नींद में देखे, क्योंकि इंसान वो चीज़ें नींद में देखता है जिसके बारे में वो सोचता है। इंसान कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता जिसने इंसान ने कभी उसको देखा ना हो, तो इंसान हमेशा उसी के बारे में सोचता है। तो ये वैसे और कहानियाँ हम बना सकते हैं, जिस तरह हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा आगे, तो ये हमारा एक होप होता है जिसे हम नींद में फिर होती है कि जो एक्टिव नहीं होती हर टाइम। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा है इस हवाले से कि ड्रीम जो हैं वो कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसके साथ लिंक कर पाते हैं। लाइक मैं एक रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में मैंने कोई चीज़ ऐसी देखी है और बस मैंने देखी है, तो कोई ऐसा वाक़या है उसको मैंने नोट नहीं किया, बस देखा है, तो वही चीज़ रात को शायद मेरे ख्वाब में आ जाए। लेकिन अगर चीज़ को मैं नोट करूँगा और उसके बारे में सोचूंगा, बात करूँ, तो वो चांस है कि वो मेरे ख्वाब में नहीं आएगा। मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो यानी कि वो चीज़ अगर मैंने उसको नोट किया है तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड में आ गई है, वो एक्टिव हो गई है और वो मेरे ख्वाब में बहुत कम आएगी। लेकिन अगर उसको मैं नोट नहीं किया, बस देखा है, तो वो मेरे कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है, वो मेरे ख्वाब में आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो ख्वाब हैं, जो ड्रीम है, वो उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं अनकॉन्शियस माइंड को। तो इस सवाल को जवाब So psychoanalysis basically respects and values the diversity by approaching each individual therapeutic journey as a subjective and personalized process. By recognizing and embracing the inherent differences, psychoanalysis aims to provide a therapeutic space that respects and supports the individual's unique psychological landscape, fostering personal growth and understanding. So we then ask the audience
2 more questions, and that are: मसला है कि मैं जल्दी से जल्द ट्रस्ट कर लेता हूँ और ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है, मतलब जो मेरे लिए मतलब डिज़ास्टर सिचुएशन क्रिएट करी, मैं हर टाइम सफ़र करता हूँ साइकोलॉजिकली फिज़िकली, मतलब एबनॉर्मल दिखाई दे रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें जो कि मैं ट्रस्ट कर देता हूँ और फिर एंड में मुझे बिट्रियल मिलता है, तो एक एंड में डिचेस मिलते हैं या बिट्रे करके लोग चले जाते हैं। तो फिर ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ आ जाए तो मेरी लाइफ को पॉजिटिव। एंड आई गेस व्हाट इज़ मिसिंग, like from peace it goes to peace is missing, वो दूसरा वाला peace. Then again I do not have a particular answer for that, but I think there is something that there might be something that I need to decipher in myself, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, there's some complications in life that you do not have answer. अगर मैं अपने माइंड को एक पज़ल की तरह देखूं तो मैं इसमें जो चीज़ मिस करता हूँ वो ये है कि अपने माइंड की अगर बात करूँ, मैं आम लोगों के माइंड की बात नहीं कर रहा, तो चीज़ों को एनालाइज करने की जो है एबिलिटी वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है मेरी, तो जो मैं अपनी लाइफ को बेटर वे में गुजार सकता, लाइक मैं जो मसाइल हैं उनको देख पाता और उनको फ़ौरन करके उनके जो हाल हैं वो बना पाता। तो मेरी ख्वाहिश है कि काश वो पज़ल जो है, जो उसका पार्ट जो है वो मिस है, चीज़ों को फास्ट करने का, उनका लेने का जायज़ा लेने का, उसका सोल्यूशन ढूंढने का, तो वो होता तो वो मेरे लिए शायद फ़ायदेमंद होता। तो यही सब कुछ है इस पर। अगर मैं पीछे टाइम में जाता तो मैं उनको समझाता कि इससे मेरी नफ्सियात पर बहुत बड़ा असर होता है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बातों करने में या और चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है ना, या लोग से कन्वर्सेशन करने में या किसी को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे किसी को बताने में, तो ये मसला होता है मुझे। तो ये मेरे ख्याल में ये जो माँ बाप की मतलब डरने की वजह से, या मदरसे में कारी साहब की डरने की वजह से, या किसी और उस्ताद की डरने की वजह से, तो मैं अगर टाइम में पीछे जाता तो मैं यही करता कि मैं लोगों को समझाता कि ऐसा ना कर, इससे इंसान की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। Conclusion, our interviews with students on the topic feminism, psychoanalysis and Marxism has helped us to provide with valuable insights into their understanding and perspectives on these important theories. Through this conversation, it is evident that these theoretical frameworks has a profound impact on how these students view the world and interpret social phenomena. First of all, feminism has emerged as a powerful force in shaping students' understanding of gender dynamics and the fight for gender equality. By highlighting the ways in which patriarchal system and oppressive norms impact individual and society as a whole, feminism has empowered these students to challenge traditional gender roles and female rights. Marxism, on the other hand, has prompted students to critically examine the social and economic structure that underpins society. They have grappled with the idea of class difference and class struggle. Marxism has ignited a desire among students to challenge prevailing norms and work toward an equitable society. Psychoanalysis, with its focus on the unconscious mind and the exploration of individual desires and motivation, has offered a student to understand the complexities of human behavior and the significance of personal experience. It has provided them with a lens through which they can analyze and reflect on the emotions, thoughts, and actions.